लो सर जी, ये सारी बातें मैंने जो कल आपको पढ़ाई थी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आज मैंने सुबह सारा सेल्स टैक्स पढ़ाया है जो एक गो में था। लो सर, शुरू करूं? कोई बात कल वाली नहीं पूछनी यार? वैसे समझ आई थी? तैयार कर लिया? शाबाश। बड़ी आराम से तसल्ली से मैंने आपको स्लो स्लो पढ़ाना है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा ही है ना? शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु इज लायबल टू पे टैक्स? किसकी जिम्मेदारी कि वो टैक्स पे करे? जो सेल करेगा वो टैक्स पे करेगा, जो इंपोर्ट करेगा वो टैक्स भरेगा, जो सर्विसेज परफॉर्म करेगा वो टैक्स पे करेगा। सर, बोर्ड फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल से बाज़ औक़ात ये बात बता देता है कि हु विल बी लायबल टू पे टैक्स टू एफबीआर। ठीक हो गया? सर, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, मैंने टैक्स लगाना था 18%, गलती से लगा दिया 20%, 2% एक्स्ट्रा टैक्स मैंने वसूल कर लिया। क्या ये जो एक्स्ट्रा टैक्स मैंने वसूल किया है, एफबीआर ने तो नहीं कहा था, ये टैक्स क्या मेरा होगा या मुझे एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा? तो इसका जवाब है भाईजान, अगर आपने कोई टैक्स वसूल कर लिया है तो वो एफबीआर को जमा करवाइए, ऐसे जैसे ये एफबीआर के लिए ही वसूल किया गया था। हाँ, अगर वो टैक्स आपने वसूल कर लिया, अब आपने क्या कहते हैं, वो टैक्स वसूल कर लिया तो आपको चाहिए एफबीआर को जमा कराएं। लेकिन एक बार ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने बेची थी उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है। जो आपने टैक्स वसूल किया, इसका मतलब आपने कोई चीज़ बेची तो टैक्स वसूल किया ना। जो चीज़ आपने बेची है उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है। मैंने जूस बेचा, मेरे सामने उसने जूस पकड़ के पी लिया, खत्म हो गई गल। अब 100 रुपये का जूस था, 18 रुपये टैक्स लगना चाहिए था, मैंने 20 रुपये टैक्स लगा के 120 रुपये वसूल कर लिए। मैंने एफबीआर को अब 20 रुपये जमा कराने हैं या 18 जमा कराने हैं? हाँ, वो कहता है 20 जमा कराने हैं, 18 जमा नहीं कराने। अब मैं था होलसेल, मैं था डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने होलसेलर को बेचा 100 रुपये का जूस, 118 रुपये का बेचना चाहिए था, 18 रुपये सेल्स टैक्स लगा के मैंने 120 का बेच दिया। जब मैंने होलसेलर को बेचा 120 का, मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर साहब वापस आ गए, कहते भाई 18% टैक्स था, आपने मुझसे 20% क्यों लिया, 2% वापस करो। मैंने कहा भाई वो तो एफबीआर को दे दिया मैंने। एफबीआर कहेगा अगर इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, अगर इस एक्सेस टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है उस जिस चीज़ के हवाले से किया, उस चीज़ का इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया तो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे, वरना अगर उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया तो बस फिर ख़त्म। सर समझ आ रही है? ये बात है। तो भाई, a person who has collected or collects any tax or charge which was not payable, जो पेबल नहीं था, एक्सेस था, और इंसिडेंट किसको पास हो गया है, एंड कंज्यूमर को पास हो गया है, तो ये वाला टैक्स किसको जमा करवा दिया जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाएगा। और ये वाला टैक्स इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को जमा कराया जाएगा जिस तरह से हम आम रूटीन में टैक्स जमा करवाते हैं, और शैल बी रिकवरेबल, और वो कहते हैं कोई क्लेम रिफंड का नहीं कबूल किया जाएगा अगर इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक चला गया है। कोई रिफंड का क्लेम कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, कौन साबित करेगा कि इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक गया है या नहीं गया? सर, टैक्स पेयर साबित करेगा। जो बंदा आपको कह रहा है कि नहीं इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, मुझे एक्सेस टैक्स वापस कर दो, एफबीआर को कह रहा है मुझे वापस कर दो, तो ये बात साबित कौन करेगा?
सर टैक्स पेयर साबित करेगा कि इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, ये तो मैंने होलसेलर को बेचा था, होलसेलर के गोदाम में सारा माल पड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक नहीं गया। सर जी अगली बात, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। मैंने परचेज किया, where a registered person receiving a taxable supply from another registered person is in the knowledge or has reasonable ground to suspect that some or all of the tax payable in respect of goods supplied shall go unpaid। सर मैंने एक बंदे से परचेज की, वो बंदा अच्छा आदमी नहीं था, गंदा आदमी था। गंदे आदमी की निशानी ये है कि वो मुझसे टैक्स वसूल करेगा लेकिन आगे एफबीआर को टैक्स जमा नहीं करेगा। अब अगर ऐसा आदमी था जो अच्छा आदमी नहीं था, गंदा आदमी था, और वो टैक्स एफबीआर को जमा नहीं कराता था, मुझे इस बात का पता भी था कि वो एफबीआर को टैक्स जमा नहीं कराएगा, मैंने फिर भी उससे परचेज की, तो एफबीआर वाले कहेंगे भाईजान टैक्स दो। आप कहेंगे भाई मैंने परचेज की, मैंने उस बंदे को टैक्स दे दिया, तो एफबीआर वाले कहेंगे नहीं, आप और वो बंदा जिससे आपने परचेजेस की हैं ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हो गए। ज्वाइंटली का क्या मतलब होता है? इकट्ठे। सेवरली का क्या मतलब होता है? अलग अलग। इकट्ठे भी लायबल हो गए और अलग अलग भी लायबल हो गए। क्यों लायबल हो गए? आपको जब पता था कि वो बंदा अच्छा आदमी नहीं है, गंदा आदमी, तो आपने उससे परचेजेस क्यों की? अब चूंकि आपने उससे परचेजेस कर ली हैं, तो इस केस में फिर आपने जो उसको टैक्स का पैसा दिया उसके लिए आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई, आप स्टिल लायबल रहोगे जॉइंटली और सेवरली, उसके साथ साथ आप भी लायबल हो। डन हो गया सर जी? ये बात लिखिए। अब जब मुझे पता भी था कि ये बंदा अच्छा आदमी नहीं है, गंदा आदमी, मुझे इससे परचेज नहीं करनी चाहिए, मैंने फिर भी जानबूझ के उससे परचेज की। एफबीआर ने कहा भी तुम जॉइंटली और सेवरली लायबल हो, तुम टैक्स दो। मैंने कहा मैं क्यों टैक्स दूं? वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं था कि इस बंदे ने, ये बंदा गंदा आदमी है, ये टैक्स आगे नहीं जमा करेगा। मैं अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता था। इस बात को प्रूव करना कि मुझे पता था कि वो गंदा आदमी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एफबीआर की। एफबीआर साबित करेगा कि अभी 3 दिन पहले अखबार में इश्तिहार आया था, हमने पब्लिकली अनाउंसमेंट हुई थी कि ये बंदा अच्छा आदमी नहीं है, गंदा आदमी, तुमने फिर भी इससे क्यों परचेज की? अब ये पता होना चाहिए था तुम्हें। सर समझ आ रही है? तो द बोर्ड में एग्जाम ट्रांजैक्शन और लायबिलिटी द बर्डन टू प्रूव दैट दिस शैल बी ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट। सर 3 बातें हैं, 5 मिनट, 3 मिनट है सर, जल्दी से पढ़ लीजिए। नहीं सर जी, जीरो रेटेड आइटम जिस पे टैक्स 0% के हिसाब से चार्ज किया जाए, 5th स्केड्यूल है। एक स्केड्यूल है जिसका नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है? 5th स्केड्यूल। इसमें इस स्केड्यूल में जो आइटम्स भी लिखी हुई हैं उसको जब सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स 0% के हिसाब से चार्ज करेंगे, और उसको बनाने के लिए जो इनपुट टैक्स पे किया होगा उसका क्या मिलेगा? रिफंड। सर जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो 0 रेटेड है। सर supply of store and provision of consumption abroad, a conveyance proceeding to a destination outside Pakistan. Supply of store and provision for consumption abroad, a conveyance proceeding to a destination outside Pakistan. तो भाई स्टोर की सप्लाई ऑफ स्टोर है और प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन है अब्रॉड इन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। आप किसी ऐसी सवारी में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं जिस सवारी की मंजिल पाकिस्तान से बाहर है। हवाई जहाज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट लाहौर से उड़ा, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी गया, उस हवाई जहाज़ में जो चीज़ सप्लाई की जाएगी वो 0 रेटेड है। बहरी जहाज़ जो कराची पोर्ट से जा रहा है और कराची उसके समंदर से वो जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क जा रहा है, वहाँ पर जो चीज़ सप्लाई की वो भी क्या होगी? 0 रेटेड होगी। 0 रेटेड का क्या मतलब है? आउटपुट टैक्स 0, इनपुट टैक्स क्लेम होगा। कन्वेंस का मतलब है सवारी
कोई भी हो सकती है। वो कहते हैं जी नई कन्वेंस अभी चली है, वो लाहौर से ईरान जाएगी। अब उस कन्वेंस में अगर कोई चीज सप्लाई की जाती तो वो भी क्या होगी, जीरो रेटेड होगी। फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी के मकसद के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। गुड्स जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, national disaster, national food security or emergency situation and implementation of bilateral and multilateral agreement। भाई गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई कर दे इन हालात के पेश नज़र के फलां आइटम जीरो रेटेड है तो उसे जीरो रेटेड समझा जाएगा। इस रूल की एक्सेप्शन, आपने गुड्स बनाई तो एक्सपोर्ट करने के लिए थी, आपने कपड़ा बनाया और चाइना भेज दिया ताकि कढ़ाई होके वापस आ जाए, तो गुड्स एक्सपोर्ट किए विद द इंटेंशन टू रीइंपोर्ट। आपने दस्ताने बनाए जर्मनी के ऑर्डर पे, लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया। एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए थे लेकिन एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं हुए। या कुछ ऐसे ममालिक में एक्सपोर्ट करना जिनको फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि इनको एक्सपोर्ट करना जीरो रेटेड नहीं होता, तो इन सारे केसेस में ये जीरो रेटेड की एक्सेप्शन है। और बाज़ों का तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर भी कि किसी मुल्क के वाले से कह दे कि जनाब आप इनपुट टैक्स रिफंड होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, आधा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस अमाउंट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Relevant extract from fifth schedule. A relevant extract from fifth schedule. Supplied to diplomats, diplomatic mission and privileged person. Diplomats, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन। सर इनको सप्लाई किया जाए तो वो फिफ्थ स्केड्यूल, इनको सप्लाई किया जाए वो जीरो रेटेड होगा। ये फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन सी चीजें हैं वो लिखा हुआ है। सर ड्यूटी फ्री शॉप्स जीरो रेटेड होगा। रॉ मेट सर जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जोन जिसको डिक्लेयर कर दिया गया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। सियालकोट का एक इलाका है जहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ खेलों का सामान बन रहा है एक्सपोर्ट होने के लिए, उसे क्या नाम दे दिया जाता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इस जोन में जो भी चीज़ सप्लाई की जाएगी ताकि प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट हो जाए तो वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो चीज़ सप्लाई की गई ताकि फर्दर प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट हो जाए तो ये ज़ीरो रेटेड होगी। पास पेपर में एक सवाल आया बड़ा ट्रिकी, उसने कहा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीज़ सप्लाई की रिटेलर को, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर रिटेलर को चीज़ सप्लाई की है तो वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। क्यों, फर्दर प्रोसेस नहीं करना था। रिटेलर को चीज सप्लाई करने का मतलब है वहां पे कंज्यूम करने के लिए सप्लाई। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये एक बार सवाल आया हुआ था, तो इसको देख के ड्यूटी फ्री, ड्यूटी कहते हैं टैक्स को, एयरपोर्ट्स पे होती हैं ड्यूटी फ्री शॉप और उस पर आइटम्स पे टैक्स नहीं होता। सर जी सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीज़ें रॉ मटेरियल भेज रहे हैं ताकि प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट हो जाए, या आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं। सर जी समझ आ रही है? दोनों केसेस में ये जीरो रेटेड होगी। सर बड़ी बार सवाल आया, पिछले डेट में भी है, एग्जेम्प्ट गुड थी आपने एक्सपोर्ट कर दी, जीरो रेटेड होगी। सर कुरान पाक एग्जेम्प्ट है ना, लेकिन अगर आप तुर्की में एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड हो जाएगा। एग्जेम्प्ट गुड के लिए कौन सा स्केड्यूल है,
सिक्स्थ स्केड्यूल है। एग्जाम गुड्स के लिए कौन सा स्केड्यूल है? जुमला बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट चाहे किसी भी सिक्योरिटी के पेश नज़र, डिजास्टर के पेश नज़र जो है वो गुड्स को एग्जाम कर दे। बोर्ड शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल एग्जाम्पशन रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और होली कुरान। सर जी जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई पास पेपर में सवाल है, इन दोनों में क्या फर्क है? 3 नंबर 4 नंबर का। सर जीरो रेटेड सप्लाई में आउटपुट टैक्स 0% होता है, एग्जाम सप्लाई में आउटपुट टैक्स होता ही नहीं है, ना इनपुट टैक्स होता है। प्रोडक्ट कौन कौन सी होती हैं? जीरो रेटेड में फिफ्थ स्केड्यूल की प्रोडक्ट होती हैं, खासतौर पे एक्सपोर्ट होती हैं, और एग्जाम में कौन सी चीजें होती है? 6 स्केड्यूल की। सर जीरो रेटेड में इनवॉइस बनाने की जरूरत होती है चूंकि इनपुट टैक्स क्लेम करना होता है, लेकिन एग्जाम के केस में इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होती चूंकि ना आउटपुट ना इनपुट। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रजिस्टर्ड होने की जरूरत होती है चूंकि आपने इनपुट टैक्स रिफंड लेना होता है, लेकिन एग्जाम के केस में आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है चूंकि ना आउटपुट ना इनपुट, तो रजिस्टर होके क्या करना है? सर समझ आ रही है? जीरो रेटेड के केस में इनपुट टैक्स रिफंड मिलता है, एग्जाम के केस में इनपुट टैक्स रिफंड नहीं मिलता। सर जी ये सारी बातें यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, 3 मिनट आपके पास है, जल्दी से पढ़ लें, फिर आज की असल बात शुरू करनी है। ये तो ट्राई बॉल थी। सर जी रजिस्ट्रेशन की स्टोरी है। आपको कल बताया था रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जो रजिस्टर्ड हो जाए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत, और दूसरा लायबल टू बी रजिस्टर्ड। सर जी 6 लोग हैं, 6 लोग हैं जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री नहीं। पता है ना कॉटेज इंडस्ट्री? कोई ऐसा बच्चा जिसको याद हो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? जी भाई बताइएगा। हाँ जी, टर्नओवर 8 लाख तक हो जी। आप जी शाबाश। रेजिडेंशियल एरिया में वाक़ हो और कनेक्शन बिजली और गैस का कौन सा हो? इंडस्ट्री। यार याद है ना, सब बच्चों को याद है, यही रिकॉर्ड कराना चाहिए ना। लो सर देखें, मैन्युफैक्चर अदर देन रिटेलर 2 तरह के होते हैं, एक टायर 1 रिटेलर बड़े वाले, एक अदर देन टायर 1 रिटेलर जिन पर बिजली के बिल के जरिए टैक्स लगता है। कितना? 20,000 तक हो तो हाँ। मुझे ना वो एक नया क्लिप आया हुआ है, खतीब है कि नजीब है, शूफ वाली जो सरकार, हाँ खतीब साहब ने वो जो कहा है, आपने देखा उसका? उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोहिउद्दीन कह दिया, तो उनको कहना चाहिए था ख्वाजा मोइनुद्दीन। अच्छा अभी उन्होंने कहा ही ना ख्वाजा मोहिउद्दीन, तो नीचे उन्हीं का ही एक बंदा बैठा हुआ था, वो कहता है, वो फौरन कहते हैं नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन। तुझे इकरार था सामने, कहते आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो, उसे बोलने दे। वो चाह रहा था कि वीडियो का कोई मसाला मिल जाए उन्हें। बस यही बात मुझे आपकी इस बात से याद आ गई कि आप क्यों जवाब दे रहे यार, उन्हें बोलने दे, उन्हें नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, अदर देन टायर 1 रिटेलर को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, टायर 1 रिटेलर को सिर्फ रजिस्टर होने की जरूरत है। वो वाला रजिस्टर जो है रिटेलर जो बड़े वाला है, वो तो रजिस्टर होना जरूरी है। इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना होना पड़ेगा। एक्सपोर्टर मुझसे बाहर भेज रहा है, इनपुट रिफंड नहीं लेना, रजिस्टर होना जरूरी है। होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर होना जरूरी है। कोई भी बंदा जो किसी फेडरल लॉ या प्रोविंशियल लॉ के तहत रजिस्टर होना चाहिए था, तो सर उसको रजिस्टर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सर ये लोग दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। चले भाईजान, उसके बाद आ गया रजिस्ट्रेशन।
हाँ जी सर, आइटम है, गवर्नमेंट किसी भी आइटम के बारे में कहते कि ये आइटम है, ये इंपोर्ट हो रही है, तो इसको इस पर टैक्स का जमा कराए बगैर ये हैंड ओवर कर दी जाए, वो है। कोई भी आइटम हो सकती है जिसको गवर्नमेंट कह दे। अब इस मिसाल में आप कोई भी आइटम ले लें, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आइटम हो सकती है। नहीं, टमाटर जब इंपोर्ट करते हैं उस पर तो एग्रीकल्चर आइटम सर जी। सर जी रजिस्ट्रेशन वो भी फार्मास्यूटिकल में आ जाता है ना सर। रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर होना है, आपको कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ेगी कि आप रजिस्टर होना चाहते हैं। कमिश्नर साहब आपको रजिस्टर कर सकते हैं। दरखास्त आपको रीजनल टैक्स ऑफिस में देनी पड़ेगी, लेकिन एक मसला है, तो कौन सा रीजनल टैक्स ऑफिस? ये बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं मैंने एफआईआर दर्ज करानी है, तो क्या भाई एफआईआर कहाँ दर्ज करानी? कहते थाने में। अब थाना कौन सा? थाने तो जगह जगह, मुतलका थाना है ना इम्पोर्टेंट, जो मुतलका थाना है वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ही आरटीओ में दरखास्त देनी है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आरटीओ कौन सा? वो कहते हैं भाई आप कौन है? आप कंपनी है, तो बताएं पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है, उस आरटीओ के पास जाके रजिस्टर हो। और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो बताएं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसके अलावा कोई दूसरा ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में फैक्ट्री है उसके पास जाएं, रजिस्टर करवाएं। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आरटीओ जिसकी हदूद में बिजनेस है वहां जाकर रजिस्टर करवाएं। अदर देन कंपनी की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में वो फैक्ट्री जिसकी हदूद में, वो आरटीओ जिसकी हदूद में फैक्ट्री है, और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग वो आरटीओ जिसकी हदूद में दुकान है, ऑफिस है, दफ्तर है। और सर समझ आ रही है? रजिस्ट्रेशन के लिए इनके पास जाना है। ये टेबल भी बना हुआ है, मैंने आपको स्टोरी ज़्यादा आसान करके बता दी। कौन से कवाइफ लेके जाएंगे तो रजिस्टर होंगे? उसने कहा भाईजान बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट, फिर गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल, रजिस्ट्रेशन या कंज्यूमर नंबर, फिर अगर वेरियस ब्रांचेस हैं तो सारी ब्रांचेस के पर्टिकुलर्स, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स, और मैन्युफैक्चरर के केस में जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरर के केस में सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस को जीपीएस टैग फोटोग्राफ नहीं चाहिए, बल्कि मशीनरी की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ चाहिए और बिजली और गैस के मीटर की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ चाहिए। जीपीएस टैग फोटोग्राफ समझते हैं? जो फोटोग्राफ जिसके साथ लोकेशन भी होगी ये एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। सर समझ आ रही है? अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो सिर्फ प्रेमिसेस की जीपीएस टैग फोटोग्राफ। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट एंड मशीनरी की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स, प्रेमिसेस की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ, बिजली और गैस के कनेक्शन मीटर की भी जीपीएस टैग फोटोग्राफ। सारे क्वाइफ पूरे हो गए, जमा करवा दिए, मुबारक हो आप रजिस्टर हो गए। रजिस्ट्रेशन के 1 माह के अंदर अंदर क्या करना है? बायोमेट्रिक करानी है नादरा के सहूलत सेंटर से। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई फार, अगर बायोमेट्रिक नहीं करवाई, अच्छा भला रजिस्टर हो गए थे, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर आपने ये कवायद जमा करा दिए और आप मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर होना चाहते हैं, आपने बायोमेट्रिक भी करा दिया, आपके पास टैक्स के दफ्तर से फील्ड ऑफिसर्स आएंगे जो चेक करेंगे कि जो कवायद आपने जमा कराए क्या वाकई हकीकत में भी ये सब कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने जब सारी चीज़ों को चेक किया तो उन्होंने आपको कहा नहीं जी ये 2-3 चीज़ें तो फेक हैं या गलत है, इसको ठीक करें। आपने 15 दिन के अंदर अंदर उसको ठीक करना है, और अगर आपने उसको ना ठीक किया तो वही बात है, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से आपका नाम निकाल दें।
यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, डॉक्यूमेंट्स ये वाले सबमिट कर लेते। आगे चल रहा हूं सर। मैंने प्लांट, अब सिनेरियो सुनना, बात समझना, बात को अंडरस्टैंड करना। मैंने प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टेज पर सेल्स टैक्स दिया, सेल्स टैक्स क्लेम करना था, मगर क्या हुआ, पता चला सेल्स टैक्स तो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता। सेल्स टैक्स तो सिर्फ वो क्लेम कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं रजिस्टर हो जाता हूं। पता चला रजिस्टर तो सिर्फ वो हो सकता है मैन्युफैक्चर के तौर पे जिसकी जीपीएस टैग फोटोग्राफ और प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है ना। अब वो जीपीएस टैग फोटोग्राफ कहां से लूं? वो तो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी तो इंपोर्ट कर रहा हूं। ये मसला बन गया। अब क्या करें? इसका हल निकाला एफबीआर ने। उसने कहा एक हल ही है, आप टेम्पररी आर्जी तौर पे रजिस्टर हो जाओ। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सिर्फ दरखास्त देने के 72 घंटे के अंदर अंदर आप हो जाओगे। ये रजिस्ट्रेशन 60 दिन तक के लिए आप रजिस्टर होगे। ये रजिस्टर होने के लिए आपको चाहिए क्या? लिस्ट ऑफ मशीनरी जो मंगवाई हुई है और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होने से क्या फायदा होगा? क्या आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे? नहीं। क्या इनपुट टैक्स क्लेम करोगे? नहीं। तो रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा हुआ? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकोगे। क्या कर सकोगे? इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कर सकोगे। ये स्टोरी है सर, ये स्टोरी है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की। बहत्तर घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। 60 दिनों के लिए इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट जमा करवा के। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, यहां पर एक ही बात ऐसी है जो बच्चों को अभी जो जितना मैंने अब तक पढ़ा इसमें सारा कुछ कवर हो गया सिवाय एक बात के। वो बात थोड़ी सी ट्रिकी है समझना। यार जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसको 18% जीएसटी के अलावा मजीद ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं होता, कमर्शियल इंपोर्टर होता है, या जो मशीन खरीद के आगे बेच रहा है, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, या कमर्शियल इंपोर्टर है, वो मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो याद रखना उसको 18% जीएसटी के अलावा भी एडिशनल टैक्सेस लगते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मैं बहैसियत मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट करूं ताकि मुझे 18% टैक्स लगे और मजीद टैक्स ना लगे। अच्छा, अब इस केस में जब आप एफबीआर को कहते हैं, जब आप एफबीआर को कहते हैं कि जनाब मैंने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है, मुझ पे मैन्युफैक्चर वाला टैक्स लगाओ सिर्फ, वो कहेगा प्लांट एंड मशीनरी की जीपीएस टैग फोटोग्राफ दो। आप कहेंगे खुदा के बंदो वो तो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं। तो फिर वो कहेगा भाई मेरी बात सुनो, आप हमें 18% की अमाउंट का टैक्स जमा कराओ और जो इजाफी टैक्स है वो उसका पोस्ट डेटेड चेक दो 60 दिन के बाद का। अगर आपने 60 दिन के अंदर आपकी मशीन आ गई, मशीन लग गई और आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगाई थी और आप मैन्युफैक्चर के तौर पे रजिस्टर हो गए और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, तो वो वाला चेक आपको वापस कर देंगे। और अगर बाद में आपने वो मशीन मंगाई और मशीन ही आगे भेज दी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, तो वो वाला, या मशीन 60 दिन के अंदर अंदर नहीं आई, तो फिर वो वाला चेक क्या हो जाएगा? इन कैश हो। यार मेरी बात पिक कर गए हो? ये असल स्टोरी है जो बच्चों को अक्सर दिक्कत करती है। जो यहाँ पर लिखा होता है, आफ्टर रिसीविंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन द पर्सन शैल बी अलाउड टू इंपोर्ट प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल एज अ मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट टू द सबमिशन। शर्त क्या है कि कस्टम अथॉरिटीज को जमा कराएं क्या? पोस्ट डेटेड चेक, जो किसके बराबर है? जो कि मैन्युफैक्चरर के तौर पे जो टैक्सेस, मैन्युफैक्चर के तौर पे जो टैक्सेस लगने और नहीं लगने, इसका डिफरेंस। ये जो एडिशनल 18% देना ही है ना, एडिशनल टैक्सेस जो बतौर मैन्युफैक्चरर नहीं लगते और अगर मैन्युफैक्चरर ना हो तो लगते हैं, वो उस अमाउंट के टैक्सेस का अलहदा चेक जमा कराना पड़ेगा।
अगर अब रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो 60 दिन के अंदर अंदर तो ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन डिसेबल कर दी जाएगी और ये पोस्ट डेटेड चेक क्या हो जाएगा, ये कैश हो जाएगा। ये असल एक बात है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होती, बाकी बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं। अगर आप टेम्पररी रजिस्टर्ड हैं तो ना इनवॉइस इशू कर सकते हैं, यानी ना आउटपुट चार्ज कर सकते हैं, ना इनपुट क्लेम कर सकते हैं, ना कोई रिफंड मिल सकते हैं। सिर्फ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का एक ही फायदा है, एफबीआर के रिकॉर्ड में आप आ जाते हैं और एफबीआर के रिकॉर्ड में आने से आप इनपुट टैक्स बाद में क्लेम कर सकते हैं, यानी कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर समझ आ रही है? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पढ़ लो बेटे, 2 मिनट आपके पास है, इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो आपके साथ करने लगा हूं वो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब मेरी बात समझना, एक बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगा कि इसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए तो कमिश्नर उसको एक नोटिस भेजेगा। नोटिस भेज के कमिश्नर देखेगा कि वो जवाब देता है या नहीं। अगर उसको कमिश्नर को जवाब मिल गया तो कमिश्नर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बुलाएगा, उसकी बात सुनेगा। और अगर कमिश्नर को लगा नहीं इसको रजिस्टर होना चाहिए तो कमिश्नर उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू रजिस्टर करा देगा। केस नंबर 2, कमिश्नर ने उसको नोटिस भेजा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, कमिश्नर को बुरा लगा, कमिश्नर ने उसको कंपल्सरी रजिस्टर करा दिया थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। और एक बार वो रजिस्टर हो गया तो बस फिर उस पर सारी जिम्मेदारियां वो थी जो किसी सेल्स टैक्स के रजिस्टर पर्सन पर होती है। अब उसने रिटर्न भी जमा करानी थी और सारी जिम्मेदारियां उस पर वो थी। अब जाहिर बात है जिस बंदे को नहीं पता या जिसने जवाब नहीं दिया वो इन जिम्मेदारियों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा तो कमिश्नर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। और आखिर में कमिश्नर ने लिखा है अगर कमिश्नर को लगा कि इस बंदे को रजिस्टर होना चाहिए, कमिश्नर उसको नोटिस भेजा, उसने जवाब नहीं दिया, कमिश्नर ने उसको ज़बरदस्ती रजिस्टर करा दिया, उसको पेनल्टी डाल दी, नोटिस डाल दिया, और बाद में वो बंदा आया और आगे कहता है कि जी मैं तो सारी एग्जाम सप्लाईज भेजता हूँ, मुझे तो रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए था, आपने मुझे ज़बरदस्ती रजिस्टर कर दिया है और इतनी पेनल्टी भी लगा दी है, तो कमिश्नर क्या कहेगा? कमिश्नर कहेगा देखा मेरा मजाक। हाँ, वो कहेगा भाई आपने नहीं रजिस्टर होना था, चलो कोई बात नहीं भाईजान, इसकी रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दो, फाइन पेनल्टी कोई नहीं है, आप जाओ घर जाके सो जाओ। बहरहाल उस पर कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगी। सर जी ये कंपनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की स्टोरी ये थी। असल में 6.5 है, जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिए, ये दोनों एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है। 6.4 वो कहता है ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। वो ये बात कहता है कि द पर्सन जो कि फाइल एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सका रजिस्ट्रेशन के लिए, चेंज इन पर्टिकुलर्स के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम में डायरेक्टली, वो क्या करेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी कंसर्न डिपार्टमेंट, तो वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा कंसर्न कमिश्नर को और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उन कमिश्नर को कहेगा कि आप एंट्री को इंश्योर करवा दें कंप्यूटराइज सिस्टम में, जो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी एंट्री इंश्योर करवा देगा। यानी उसके कवायद में तब्दीली आई है, शहर चेंज हो गया, इलाका चेंज हो गया, और या उसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करा देगा। तो 6.45 हो गए। अब जरा आगे चलते हैं, चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जी रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स में तब्दीली आ गई, लाहौर में थे अब कराची चले गए, पहले सिर्फ ट्रेडर थे अब मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी, हो सकता है ना सर? तो भाई ऐसा भी होता है, चेंज आती, नेम एड्रेस और अदर पर्टिकुलर में तब्दीली आ गई, तो ये बताई जाएगी कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंज के 14 दिन के अंदर अंदर। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कैटेगरी चेंज हो गई, पहले ट्रेडर थे अब मैन्युफैक्चरर बन गए। भाई अगर आप मैन्युफैक्चरर बने हैं तो मैन्युफैक्चरर वाली सारी बातें भी पूरी करनी पड़ेगी। यानी पहले आप ट्रेडर थे तो सिर्फ आपने प्रेमिसेस की GPS टैग फोटोग्राफ लगाई थी, अब आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं
तो प्लांट एंड मशीनरी का बिजली, हाँ जी बिल का, इनकी भी क्या होगा, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स होंगी। फिर उसके बाद तब्दीली आ गई है, रजिस्ट्रेशन में तब्दीली आ गई है, रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। और आखिरी बात यह है कि कमिश्नर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे बाज़ात खुद इंक्वायर करता है और इंक्वायरी के बाद ये नतीजा निकालता है कि आपके कवायद में तब्दीली आ जानी चाहिए, और फिर वो खुद ही तब्दील करके एक नया रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट इशू कर देगा या रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन कर देगा। ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन लाहौर के इलाके में है, आप चाहते कि ये लाहौर से गुजरांवाला ट्रांसफ़र हो जाए, हो जाएगी, यस हो जाएगी। तो अब जो आरटीओ लाहौर का था, अब उसकी बजाय आरटीओ कौन सा होगा, आपका कंसर्न गुजरांवाला का होगा। तो भैया जिस जहां से आप ट्रांसफर कर, वो आप क्या करेंगे, बोर्ड ट्रांसफर कर सकता है एक जुरिस्डिक्शन से एलटीयू लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस, यानी ये टैक्स का दफ्तर है, तो बोर्ड ट्रांसफर कर सकता है आपको, यानी आपको आप वहीं वहीं मौजूद हो, बोर्ड कहते कि आज से आपको फलां थाना नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, ये फलां आरटीओ नहीं लगेगा, दूसरा आरटीओ लगेगा, आपका कंसर्न मुतलका आरटीओ तब्दील हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ही अपना इलाका बदल लें तो आपका आरटीओ तब्दील हो जाए, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहली बात है बिजनेस एक्टिविटी, अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो जाहिर बात है मुतलका एलटीओ या आरटीओ भी तब्दील हो जाएगा, तो वो उसके लिए बोर्ड को अप्लाई करना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन की ट्रांसफ़र होगी। और जब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की बात की जाएगी तो आपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिकॉर्ड था वो भी ट्रांसफ़र होगा। जिस आरटीओ से आप ट्रांसफ़र होकर दूसरे आरटीओ पे गए हैं, आपका रिकॉर्ड भी एक आरटीओ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे आरटीओ की तरफ चला जाएगा। और सर तीसरी बात ये है, वो आरटीओ जहां पर अब आप ट्रांसफर हुए हैं वो आप पर ऐसे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ऐसे कानून लागू करेगा जैसे आप हमेशा उसकी जुरिस्डिक्शन में थे, उसकी हदूद में हमेशा से थे। और आखिरी बात क्या है, और आखिरी बात यह है कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाए रजिस्टर पर्सन की, तो बोर्ड इंटीमेशन लेटर इशू कर देता है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को भी और कंसर्न्ड एलटीओ या आरटीओ को भी, कि भाई यहाँ से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। दिस इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रे वो कहता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो उसको वो रखना ठीक नहीं, उसको कैंसिल करवा दिया जाएगा और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन रखी जाएगी, बाकी सरेंडर कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। हाँ अलबत्ता बोर्ड अगर आपके सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ ही दो हैं, एक लाहौर में गुजरांवाला में, तो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं, बोर्ड अलाउ कर सकता है आपको। हाँ अगर आपकी 2 रजिस्ट्रेशन थी अब एक रह गई है, तो जहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है वहाँ से आपके क्वाइफ निकाल कर वहाँ पर भेज दिए जाएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपकी बाकी रह गई है। यानी कैंसल रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन रिटेन्ड, जहाँ से कैंसिल हुई है वहाँ से ख़त्म करेंगे और जहाँ रिटेन हुई है वहाँ पर शुरू कर देंगे। द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर कैंसल रजिस्ट्रेशन shall ensure that the tax area files are transferred to the LTU या RTO having jurisdiction over the retained registration। सर जी 6.678 जल्दी से पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास है, फ्री कर देंगे, जुम्मे से पहले ही फ्री कर दूँगा, ठीक है। कल आगे से 3 दिन की बात है, मुझे अंदाज़ा है सर, इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी मुसलमान हूँ मैं इसका ख्याल रखूँगा, हैं जी भाई, आप भी बन जाओ मुसलमान, मैं आपको मुसलमान करूँ, इसका तरीक़ेकार है। हाँ फिर हमें ज़्यादा खुशी होगी कि यार देखो ये चाइना का लड़का मुसलमान हो गया जी इंशाल्लाह। सर शुरू बस ये बताना था यार, कल 12 बजे राइट टाइम पहुँच जाना, मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कल मैं आपको चैप्टर 18 और 19 में थ्योरेटिकल पार्ट ख़ास तौर पे करवा दूं। फिर आगे हफ्ते वाला दिन है, उस दिन मैं बेसिक न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2-3 एडिशनल न्यूमेरिकल, बेसिक वाला सारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना के। आगे सिर्फ 3 क्लासेज ही है ना, अब आगे कल भी 12 है, परसों भी 12 है और उसके बाद मंडे वाले दिन क्लास है।
नहीं, मंडे वाले दिन क्लास है, उसके बाद एज पर स्केड्यूल सिर्फ 3 दिन क्लास है, कल, परसों और मंडे वाले दिन, और ये टाइम इंशाल्लाह 12 से 2 ही होगा। ठीक हो गया। अब इसमें इंशाल्लाह कल का मेरा प्लान ये था कि 3 दिन में मैं थ्योरी कम इंशाल्लाह आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद कल इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर 18 की और 19 में थ्योरेटिकल पार्ट सारा करा दूंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको परसों बेसिक सारा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल और सवाल कराऊंगा, एक आध पास पेपर, 1-2 पास पेपर परसों करा दूंगा, और फिर मंडे वाले दिन फुल फ्लैग 2 से 3 न्यूमेरिकल बड़े वाले लेटेस्ट न्यूमेरिकल करा दूंगा, ताकि डन है सर। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी इतनी तैयारी ज़रूर हो जाएगी कि आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ तो 5 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह या 4 न्यूमेरिकल ऐसे ज़रूर करवा दूंगे जिसके बाद आप जिस न्यूमेरिकल को भी पकड़ोगे वो न्यूमेरिकल इजीली हल होगा। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कम से कम ज़हन में आएंगे ये कराऊं, और 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। डन सर जी। आगे चलते हैं डी रजिस्ट्रेशन। सर जी डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? बंदा रजिस्टर्ड था, वो अब उलट हो गया, यानी ख़त्म, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होना डी रजिस्ट्रेशन है। ये आम तौर पे कब होती है? जब एक बंदा नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर है, उसकी रजिस्टर रहने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे रजिस्टर है, कोई क्लास नहीं ले रहा, तो वो रजिस्टर हो या उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? उसे कहते हैं डी रजिस्ट्रेशन। तो भाई डी रजिस्ट्रेशन पर्सन भी डी रजिस्ट्रेशन की रिप्लाई कर सकता है। कब? जब वो बिजनेस ही ख़त्म कर दे, जब उसकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो जाए, जब वो ट्रांसफ़र या सेल करे बिजनेस को, जब मर्ज करे बिजनेस को अदर्स के साथ, और जब फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5। He ceases to carry on business. His supplies have become exempt. He transfers or sells his business, merges with another person. Failure to file tax return for 6 consecutive months. जी, इन वजूहात की वजह से उस बंदे को डी रजिस्टर कर दे। सवाल ये भी आ सकता है डी रजिस्टर कब कर सकता है कोई बंदा अप्लाई? इन केस सर जो बंदा भी कारोबार ख़त्म कर दे या उसकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो जाए या वो बिजनेस रजिस्टर ना रहना चाहे, तो वो कमिश्नर को दरख्वास्त देगा कि मुझे डी रजिस्टर कर दो, और कमिश्नर से डी रजिस्टर कर देगा उसकी दरख्वास्त के 90 दिन के अंदर, या जब उसके जो ड्यूज थे उसने क्लियर कर दिए तब। असल स्टोरी ये है कि जब कोई बंदा कमिश्नर को दरख्वास्त देता है कि मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो कमिश्नर कहता है इधर आओ बेटा, उसका ऑडिट खोल लेता है। ऑडिट खोल लेता है। ऑडिट का क्या मतलब है? डिटेल में चेकिंग शुरू कर देता है, और ऑडिट खोलने के बाद उस ऑडिट को कमिश्नर के लिए लाजमी है कि 90 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करे, और उसके बाद एक फाइनल लायबिलिटी बताएगा इतने पैसे आपने में देने हैं। जब बंदा वो वाले पैसे अदा कर देगा ये एप्लीकेशन के 90 दिन विच एवर इज लेटर, तब उसकी जान छूटेगी और डी रजिस्टर होगा। सर समझ आ रही है? अगली स्टोरी है, अगर उसने ऑडिट के दौरान सवाल पूछे गए, क्यूरीज की गई, डॉक्यूमेंट मांगे गए, इसने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो उसे डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा 6 कंसेक्यूटिव महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता और कमिश्नर उसको नोटिस देता है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उसको क्या कर देता है? डी रजिस्टर कर देता है। एक बंदा रजिस्टर था और बाद में डी रजिस्टर हो गया। एक बंदा जब रजिस्टर था उसने एक बंदे का 2.5 लाख देना था, अब डी रजिस्टर हो गया है, अभी भी 2.5 लाख देना पड़ेगा। जाहिर बात है, इसका रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर होने से क्या ताल्लुक है कि वो 2.5 लाख ना दे, उसको वो 2.5 लाख अदा करना ही पड़ेगा। सर जी जल्दी से मेरा भाई डी रजिस्ट्रेशन पढ़ लो। लो सर, बड़ी आराम से बात सुनना और ध्यान से। आगे यहाँ पे काफ़ी छोटा लिखा होगा, अगर आपको जूम करना पड़े तो मुझे रहने दीजिएगा, स्लाइड दिखा दीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर जी अगर कोई बंदा टैक्स फ्रॉड या टैक्स इवेजन कर रहा हो
और पता चल जाए कमिश्नर को, तो वो विदाउट नोटिस, विद, यार दो तरीके होते हैं याद रखना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, होता है ना यार मुझसे बात तो करते हैं यार, एक होता है कि ये बात इतनी खराब है, पहले ही क्या कर दिया, विदाउट नोटिस उसको सस्पेंड कर दिया। एक बंदा है वो एयरपोर्ट पे रिश्वत ले रहा था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अब सबसे पहला काम एयरपोर्ट वाले ये करते हैं कि उसको सस्पेंड कर देते। सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि उसे निकाल देते, सस्पेंड करने का मतलब है कि उसको कहते हैं भी कल से तुमने नौकरी पे नहीं जाना, अभी हम तहकीकात करेंगे। जब तहकीकात हो जाती हैं और उसका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट करते हैं, यानी आप निकालते हैं। और अगर पता चले कि नहीं वो बंदा तो बेगुनाह है, वो पैसे ले रहा था, उसके मामू का बेटा उसको दे रहा था पैसे, तो फिर उसको वापस बहाल कर दिया जाता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल यही स्टोरी यहां पर भी है। टैक्स एवेजन थी, विदाउट नोटिस सस्पेंड कर दिया और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन दे दिया। ये किस वजह से है? इन 7 वजूहात पर। बात नंबर 1, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। वो बंदा, वो रजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं था एड्रेस पर, रजिस्टर्ड पर्सन उस एड्रेस पर अवेलेबल नहीं था, या उसने टैक्स वालों को अंदर नहीं आने दिया प्रेमिसेस के, या उसकी टैक्स प्रोफाइल एबनॉर्मल थी, यानी इनपुट ज्यादा था आउटपुट कम था, या उसने परचेजेस की किसी ऐसे बंदे से थी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड था, या नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, उसने रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, या ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर है, दूसरी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर ने कहा था कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, या कोई और रीजन। इन रीजंस की बुनियाद पर उस बंदे को क्या कर दिया जाएगा? विदाउट नोटिस सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब सस्पेंड कर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मिल गया, इसके 7 दिन के अंदर द शो कॉज नोटिस, शो दिखाओ, कॉज वजह, क्या वजह थी तुमने ये हरकत की, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस ना दिया गया, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉइड हो गया। अगर शो कॉज नोटिस दे दिया लेकिन 15 दिन के अंदर तो कोई रिस्पांस नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं दिया, प्रेमिसेस में नहीं आने दिया, या कुछ और हरकत की, तो कमिश्नर ऐसे बंदे को क्या कर देगा? ब्लैक लिस्ट कर देगा। अगर शो कॉज नोटिस दिया और इसका फिर जवाब दे दिया गया और कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ इसका कसूर नहीं है, तो फिर ऐसे बंदे का सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बहाल हो जाता है। ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग इशू किया जाएगा शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर। शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग इशू किया जाएगा, वरना ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वरना वो बंदा बहाल हो जाएगा। सर जी क्या ये सारा कुछ समझ पाए हैं? असल स्टोरी यही है। या बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जिस बंदे के बैकग्राउंड में ये नक्शा बैठ गया ना, उसके बाद उसको उसके लिए इसको याद करना आधे घंटे का काम है। तो जिस सजी ग्रुप में शेयर हो भी रही है और हो भी जाएगी, जिस बच्चे के ज़हन में ये नक्शा ना बैठा, वो अंग्रेजी पढ़ के ना सोचता रहेगा कि यार स्टोरी आगे कहाँ चली। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अंग्रेजी फिल्म देख रहे हो, आपको पहले ही पता चल जाएगा यार इस बंदे ने इन 7 लोगों को मारना है, बाद में ये अगली स्टेज पे जाएगा 3 को मारेगा, बाद में अगली स्टेज पे जाएगा, फिर ये किंग बन जाएगा। अब ये स्टोरी आपको पता चल गई। अब अंग्रेजी आपको आधी समझ आनी, आधी नहीं आनी, लेकिन आप जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर होगी कि आपको पता है यार एंड तक स्टोरी मुझे पता है। तो सर इसी तरह ही ये स्टोरी आपको समझ आ गई है। अब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी आपको तंग नहीं करेगी अगर कभी दिल लगा के पढ़ ले तो। सर अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने फेक इनवॉइसेस जो किए, टैक्स चोरी किया, टैक्स फ्रॉड किया है, तो ऐसे बंदे की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा नोटिस दिए बगैर। क्यों किया जाएगा और इसकी वजह क्या होगी? वो बंदा अवेलेबल नहीं था, वो बंदे ने प्रेमिसेस में नहीं आने दिया, एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल थी,
सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन से थी, वो बंदा सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, दूसरी जुरिस्डिक्शन के कमिश्नर ने कहा इसको ब्लैक लिस्ट सस्पेंड कर दो या कोई और रीजन, इन वजह से इस बंदे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब स्टोरी आने लगी, अगली स्टोरी आने लगी, सुनना सर। एक था RTO 1, इसके अंदर था मिस्टर ए, दूसरा था RTO 2, इसके अंदर था मिस्टर बी, ब्लैक लिस्टेड बंदा। अब आपको पता है परचेजेस नहीं करनी ब्लैक लिस्टेड बंदे से, ये वाला बंदा सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड पर्सन से कर रहा था। तो RTO के इस कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर RTO 1 के चीफ कमिश्नर को कहा कि अपने इलाके में मिस्टर ए जो कि सब्सटेंशियल परचेजेस ब्लैक लिस्टेड पर्सन से कर रहे हैं, इसे क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। तो इसके कहने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब मिस्टर ए को सस्पेंड कर दिया तो याद रखना मिस्टर ए इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा और मिस्टर ए की इशू की हुई इनवॉइसेस पर कोई दूसरा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। भाईजान मेरी बात समझ आ रही है? नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं मिलती उस इनवॉइस पर जो मिस्टर सस्पेंडेड पर्सन इशू की होती है। अब एक मिसाल लो, 1/1/2024 को मिस्टर बी से परचेजेस की थी हमने, 25/1/2024 को मिस्टर बी ब्लैक लिस्ट हो गया। मुझे बताएं जब हमने परचेज की थी उस वक्त मिस्टर बी अच्छा आदमी था, बाद में ब्लैक लिस्ट हुआ, क्या हम इसकी इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे? द आंसर इज नो। ब्लैक लिस्टेड पर्सन या सस्पेंडेड पर्सन की इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, चाहे वो सस्पेंड पहले हुआ है या बाद में हुआ है। अब आप कहेंगे ना सर जब हमने परचेजेस की थी उस वक्त तो ये सस्पेंड नहीं ना हुआ था, सस्पेंड तो ये बाद में हुआ है। फर्क नहीं पड़ता, सस्पेंडेड पर्सन की इशू की हुई इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्लेम होना ही नहीं है, चाहे वो 1 तारीख को परचेज की थी, देखो ये सस्पेंड होने के बाद 5 को परचेज की थी तो भी इनपुट क्लेम नहीं होगा, ये सस्पेंड होने से पहले परचेज की थी तो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। लो सर, रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इंक्लूड द रीजन फॉर सस्पेंशन। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में रीजन ऑफ सस्पेंशन होगा और ये ऑर्डर सारे लोगों और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेज दिया जाएगा। अब कोई बंदा कंसेक्यूटिव 6 माह रिटर्न फाइल ना करे तो उससे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब एक सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए, डी रजिस्ट्रेशन में भी यही था, यहाँ पर भी यही है, क्या फ़र्क है? अगर एक बंदे का टैक्स जमा करवाना बनता था, परचेजेस सेल्स कर रहा था, रिटर्न जमा करवानी बनती थी और उसने नहीं की तो उसे सस्पेंड करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा कोई सेल परचेज कर ही नहीं रहा 6 माह से तो उसने क्या रिटर्न जमा करानी थी, उसका तो कोई टैक्स बनता ही नहीं था, इस केस में उसे डी रजिस्टर करें। सर समझ आ रही है? ये फर्क है दोनों में। सर जी ये वाली बात सारी मैंने नक्शा बना के सिखा दी आपको, आगे चलते हैं। कमिश्नर 7 दिन के अंदर अंदर सस्पेंशन की शो को नोटिस इशू करेगा, अगर 15 दिन के अंदर उसका जवाब ना दिया तो उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। अगर वो 7 दिन के अंदर शो को नोटिस ना दे तो ये सस्पेंशन ऑर्डर वॉइड हो जाएगा और अगर सस्पेंडेड पर्सन अवेलेबल ना हो तो उसके एड्रेस पर और LTO या RTO के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा कि ये बंदा सस्पेंड कर दिया गया है। और जब रिप्लाई आ गया नोटिस का तो उस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए तो ऑर्डर सस्पेंशन वॉइड कर देगा। ये सारी बातें मैंने नक्शे में डाल दी हैं सर, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास। ब्लैक लिस्टिंग, अब देखना, इन केस द ऑफेंस इज कंफर्म्ड the commissioner shall issue an order of blacklisting and proceed to take legal and penal action। कार्रवाई होगी प्रॉपर। ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर में लिखा होगा कि क्यों ब्लैक लिस्ट किया गया है, टाइम पीरियड फॉर विच एनी रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर शैल बी, कब तक के लिए उसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होगा, एनी रिकवरी टू बी पेड और पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड और द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन
ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग को इशू किया जाएगा 90 डेज के अंदर अंदर। ये वाली बात भी बता दी है सर। इस ऑर्डर की कॉपी रजिस्टर्ड पर्सन को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, रिफंड सेक्शन को, ऑडिट सेक्शन को, सारे एलटीओ आरटीओ को भिजवा दी जाएगी कि भाईजान इस बंदे की इशू की हुई इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सारे एलटीओ आरटीओ फर्दर इसको सर्कुलेट कर देंगे अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस की लिस्ट के साथ, जो कि ब्लैक लिस्टेड पर्सन ने इशू की होगी कि भाई इस बंदे की इशू की हुई इनवॉइसेस पर ना इनपुट टैक्स मिलेगा ना रिफंड मिलेगा। और जब भी कोई बंदा ऐसे बंदे की इनवॉइस लेके आएगा तो उसको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई ये वजह है कि हम आपकी इशू की हुई, हम आपके जो इनवॉइस लेके आए उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर रहे हैं, उस पर रिफंड नहीं दे रहे। और अगर आप इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं तो सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर के ज़रिए कर सकते हैं। सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर, खुद बोल के ऑर्डर का आपके अपील कर सकते हैं। और ये फिर लॉ की आगे बात है, हमारे से रेलिवेंट नहीं है, यहाँ पर ये बात खत्म होती है। ब्लैक लिस्टिंग के बाद आ गया डिसकंटिन्यूस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सर जी एफबीआर पावरफुल इदारा है, आप टैक्स नहीं जमा करा रहे, उल्टी सीधी कोई बात करें तो एफबीआर वाले क्या करेंगे, खास तौर पे टायर 1 रिटेलर को उन्होंने कहा कि रजिस्टर भी हो और अपना इंटीग्रेट भी करें। तो अगर वो रजिस्टर नहीं होते या इंटीग्रेट नहीं करते अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ, तो वो क्या कर देंगे, बिजली गैस के कनेक्शन काट देंगे, बिजली गैस के कनेक्शन काट देंगे। सर जी ये बात थी, थोड़ा सा आगे करवा दूं और जितना करवाया है ये फुल रट्टे वाला है, इसको बहुत अच्छे से क्रैम कर लें, रट्टा लगा लें, इंशाल्लाह कल आगे करवाऊंगा। इसमें से मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पेपर में इस बार कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।